नमस्कार साथियों, आज हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। पूरा दिशा बुक का सोल्यूशन किया जाएगा इस मैराथन क्लास में। 4-5 मैराथन क्लास होगी, पूरा बुक का सोल्यूशन होगा। अभिप्रेरणा अर्थ, सिद्धांत और अधिगम प्रक्रिया में इसकी भूमिका। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है कहलाती है। यानी आंतरिक दशा जो व्यवहार करने के लिए प्रेरित करे, वही अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा शब्द का अंग्रेजी पर्याय मोटिवेशन शब्द से लैटिन भाषा की धातु मोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ कोई क्रिया करना, यही मोटिवेशन है। अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द है मोवेयर, MOVERE, मोवेर से बना है। क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जो व्यवहार को ऊर्जित करती है और उसे बनाए रखती है। अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, दोनों द्वारा। अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को कहते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है, यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है तथा कक्षा में A ग्रेड बना लेती है, यही अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह कथन मैकडूगल का है। कभी कभी कथन भी पूछता है। अभिप्रेरणा की परिभाषा है गुड। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ रखने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। मैकडूगल अभिप्रेरणा के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। स्किनर अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा व्यक्ति की दशा का वो समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। क्रोंड क्रो के अनुसार अभिप्रेरणा से अभिप्राय सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है तथा ये सीखने का अधिकार। गिलफोर्ड के अनुसार अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने एवं उसे निरंतर बनाए रखने वाली विशेष आंतरिक अवस्था है। यंग के अनुसार अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, उसे दिशा देने तथा उसकी गति को बनाए रखने वाली प्रक्रिया। मैकडोनाल्ड के अनुसार वैसे अनेक परिभाषाएं चलती रहती है। अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है, ये इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है, ये कथन स्किनर का। अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित एवं निर्देशित करती है, तो ये जॉनसन का कथन है। सर्वोत्तम उदाहरणों की प्रेरणा क्या है? सर्वोत्तम उदाहरणों की प्रेरणा है जब छात्र बहुत सक्रिय है, उसने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित किया है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है, कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है, सक्रिय भी है, उच्च लक्ष्य भी निर्धारित करता है, उच्च अंक भी प्राप्त करता है, यही प्रेरणा है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करता है। बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है पुरस्कार, बाह्य प्रेरणा होगी। उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा, स्त्री, ये सभी आंतरिक है, जबकि पुरस्कार बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा इसमें व्यक्ति मानसिक प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए काम नहीं करता, बल्कि कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या कोई पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। अच्छे ग्रेड या मान रखने के लिए, रोजी कमाने के लिए, कोई शिल्प सीखना, प्रशंसा प्राप्ति के लिए काम करना आदि इसी वर्ग की अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण दंड, दोषारोपण, प्रशंसा, प्रताड़ना, परिणाम, पुरस्कार, प्रतियोगिता, प्रतिद्वंद आदि। प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा जिसमें काम या यौन, प्रेम, स्नेह, आनंद, भूख, प्यास, विश्राम, क्रोध, गुस्सा आदि आंतरिक। जैसे ये अभिप्रेरणा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की प्राकृतिक इच्छाओं, आवश्यकता और प्रवृत्तियों से संबंधित होती है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति किसी भी काम को इसलिए करता है क्योंकि उस काम को करने में उसे हार्दिक प्रसन्नता होती है। जब कोई विद्यार्थी विज्ञान की किसी समस्या को हल करने में आनंद प्राप्त करता है, तब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। इन स्थितियों में प्रसन्नता का स्रोत क्रियाओं में ही निहित होता है, यही आंतरिक अभिप्रेरणा। यदि बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है, तो आंतरिक प्रेरणा अपने आप में एक अंत है।
सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है। वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की है? आंतरिक प्रेरणा, मतलब वो खुद के निर्णय से काम कर रही है। बच्चों से प्रेम है, प्रेम की बात आ जाए, बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है, यानी वो बच्चों से प्रेम करती है। प्रेम कैसा है? आंतरिक होता है। विकल्प आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। प्रशंसा, प्रशंसा आंतरिक नहीं होती, प्रशंसा बाहरी होती है। आकांक्षा इतर उपलब्धि की आवश्यकता, संबंध की आवश्यकता, यह सभी आंतरिक है, जबकि प्रशंसा बाहरी होती है। कौन सा कारक अधिगमकर्ता की आकांक्षा स्तर से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? आंतरिक अभिप्रेरण। आकांक्षा स्तर आते आंतरिक हो जाएगा। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन या परिश्रमपूर्ण अध्ययन करता है। बाहरी अभिप्रेरण, ग्रेड बाहर से मिलता है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है कहानी की पुस्तक पढ़ना, क्योंकि कहानी पढ़ने में आपको आनंद आता है, यही आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, क्योंकि वो पाठ्यक्रम सामग्री अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। आनंद महसूस करोगे, प्रेम होगा, प्यार होगा, ये सभी आंतरिक अभिप्रेरण है। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिताजी अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल लेंगे, ये बाहरी अभिप्रेरण होगा भाई। निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोतों की तलाश रही है, क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। मतलब खोज भी आंतरिक होती है। रुचि, खोज, इच्छा, आनंद, ये सभी आंतरिक होते हैं। नया नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है, क्योंकि वह नायक और उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब नहीं कर पा रही। ये उत्तम उदाहरण है आंतरिक अभिप्रेरणा का। जब हम किसी क्रिया को स्वयं की इच्छा से करते हैं तो उत्सुकता बनी रहती है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है, क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा। कौन सा कथन बाहरी प्रेरक है? दौड़ में भाग लेना बाहरी प्रेरक है। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? बाहरी अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। पुरस्कार व दंड बाहरी अभिप्रेरक है। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रदर्शित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? व्यवहार। अभिप्रेरणा परक सेट का सही अनुक्रम कौन सा है? चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र। सबसे पहले आवश्यकता होगी, फिर चालक आएगा। नीड, ड्राइव, गोल, स्टिमुलस, इंसेंटिव, भूख, प्यास, नींद, विश्राम। सबसे पहले आवश्यकता होगी, फिर चालक होगा, फिर लक्ष्य मिलेगा। और चक्रीय संज्ञानात्मक, आवश्यकता, चालक, लक्ष्य, संज्ञान। अभिप्रेरणा चक्र के सही क्रम का चयन कीजिए। सबसे पहले आवश्यकता आएगी, फिर चालक आएगा, फिर प्रोत्साहन पुरस्कार। आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन पुरस्कार। आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन पुरस्कार। अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? चालक अवस्था में कमी, लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्ति संतोष और राहत प्राप्ति अंतिम अवस्था है। अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है? आवश्यकता, चालक, अंतर्निहित या प्रेरणा। अभिप्रेरणा के 3 घटक है: आवश्यकता, अंतर्निहित, चालक एवं लक्ष्य प्राप्त करना या उद्दीपक, प्रोत्साहन। कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया तत्व नहीं है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का प्रक्रिया तत्व नहीं। अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। तनाव, दबाव या तुष्टि अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। आवश्यकता, ड्राइव, प्रोत्साहन, ये सभी होते हैं। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है आवश्यकताओं से। अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक में परिणाम स्वरूप दैहिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन की स्थिति की
पुनः प्राप्ति होती है तो प्रोत्साहन द्वारा। प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रबल सभी। अभिप्रेरणा का संघटक नहीं है अनुमान या संवेग, ये अभिप्रेरणा के अंतर्गत नहीं आता भाई। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन, दिशा में सर्वाधिक रिपीटेड क्वेश्चन यही है। अभिप्रेरणा का संगठन नहीं है अनुमान, अभिप्रेरणा के अंतर्गत नहीं आता अनुमान या संवेग। प्रोत्साहन आता है, आवश्यकता आती है, अंतर्नोद आता है, जो अनुमान नहीं आता। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है अंतर्नोद, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख एक अंतर्नोद है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास 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 अंतर्नोद, भूख अंतर्नोद। अंतर्नोद कौन सा है देख लेते हैं। भूख, प्यास, नींद, यौन सभी। अधिगमित अंतर्नोद, किसका कोई जैविक आधार नहीं है, संबंधन का जैविक आधार नहीं है। भूख प्यास काम का जैविक आधार है, संबंधन का जैविक आधार नहीं है। कौन सा द्वितीयक प्रबल नहीं है, भोजन द्वितीय प्रबल नहीं है, भोजन प्राथमिक प्रबल है। जैविक प्रेरक नहीं है, जिज्ञासा अंतर्नोद जैविक नहीं है। कौन सी एक प्राथमिक अभिप्रेरक विशेषता नहीं है, अर्जित। जैविक आवश्यकता कम जरूरी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सब जरूरी है। आदित्य प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है। पेट खाली रहने पर पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है, ये अंतर्नोद है। भूख एक अंतर्नोद है, ठीक है। भूख प्यास जन्मजात प्रेरक का उदाहरण है विश्राम, प्राथमिक प्रेरक एवं द्वितीय प्रेरक। परिवेश की वस्तु से प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है, कई जाती है प्रेरक। कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है, भूख। जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है आकांक्षा, आकांक्षा जन्मजात नहीं होती है। निंद्रा, प्यास, भूख सभी जन्मजात होते हैं, जबकि आकांक्षा बाद में आती है। उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। पुरस्कार अर्जित होता है, रुचि भी अर्जित होती है। भूख और विश्राम ये जन्मजात है। प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा प्राकृतिक नहीं होती। कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है, उपलब्धि दैहिक नहीं है। PYQ आया था, 3rd ग्रेड में था, वापस रीट में पूछ लिया गया। कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, आदत जन्मजात नहीं होती, आदत बाद में आती है। प्यास, नींद, भूख सभी पहले ही चलते। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है। थॉमसन के अनुसार प्राकृतिक एवं स्वाभाविक अंतिम प्रेरक होते हैं। मैस्लो के अनुसार जन्मजात एवं अर्जित प्रेरक। गैरेट के अनुसार जैविक एवं दैहिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रेरक। प्रेरकों का वर्गीकरण गैरेट द्वारा किया गया, दैहिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। गैरेट के अनुसार दैहिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। गैरेट ने दैहिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक दिए। प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया है। मैस्लो द्वारा किया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प दिया गया, जन्मजात एवं अर्जित। समय प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है, स्वाभाविक अभिप्रेरक। प्रेरणा प्रबलन और हास्य सिद्धांत के प्रदाता है, हल। प्रेरणा प्रबलन और हास्य सिद्धांत के प्रदाता हल है। डिसेको के अनुसार निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के लिए उत्तरदायी कारकों में सम्मिलित नहीं है, संबंध सम्मिलित नहीं है, ठीक है। संबंध सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है, ये बताना है कि ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। डफोड़ ब्रांड याद करा देना, मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण है। यह अभिप्रेरित करने का सबसे आसान तरीका है। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। दोनों कथन सही है। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। अभिप्रेरणा होगी अधिगम स्वयं। चलो डप्पो बनाने याद करा देना सवाल। क्या डप्पो याद करो थर काम आई यो कर दो गप टाइम भुलाए वे याद कर ले। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। शीघ्रता सीखना। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम मैस्लो ने। मानव मैस्लो क्वेश्चन अधिकतम आए हुए। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किसका है? अब्राहम मैस्लो का। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत मैस्लो का है। आत्मसिद्धि का सिद्धांत मैस्लो का है। कुछ ऐसा डायग्राम बनाया मैस्लो ने। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं, भूख प्यास, फिर सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे प्यार और दूसरों से संबंध रखने की आवश्यकता, आत्मसम्मान बनाए रखने की आवश्यकता, आत्माभिव्यक्ति। शारीरिक आवश्यकता भूख प्यास, सुरक्षा संबंधी, तीसरे में प्यार और दूसरों से संबंध, चौथे में आत्मसम्मान और पांचवें में आत्माभिव्यक्ति। निम्न स्तर की आवश्यकताएं ऊपर जाते हुए उच्च स्तर की आवश्यकता। मैस्लो ने अधिगम सिद्धांत में, मैस्लो इम्पोर्टेंट है भाई। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता होगी, फिर पहले शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा, फिर संबंध बनेंगे और फिर आत्मसम्मान आएगा और फिर आत्माभिव्यक्ति होगी। शैक्षिक महत्व अधिगम हेतु मानव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए, मशीन पशुओं के समान नहीं। विद्यार्थी के आत्मसंप्रति विकास पर बल, अधिगम में आत्मा अभिव्यक्ति पर बल, मूलभूत आवश्यकता पूर्ति पर बल, बाल केंद्रित शिक्षा आधारित सिद्धांत, शिक्षण अधिगम मानवीय आधार पर। कौन सा मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? व्यक्तित्ववाद एवं समूहवाद मैस्लो संबंधित नहीं है। देही आवश्यकता होती है, स्नेह संबंध होती है, आत्मसिद्धि होती है। मैस्लो के अनुसार सबसे पहले क्या होगा? शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा, फिर संबंध होंगे, फिर आत्मसम्मान होगा और फिर आत्म अभिव्यक्ति होगी। मैस्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है देही की आवश्यकता। देही आवश्यकता भूख प्यास आ जाती है। मनोवैज्ञानिकों में कौन सा बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? मैस्लो बाल विकास से संबंधित नहीं है। जिन ब्याजे बांडुरा वायुकोश की बाल विकास से संबंधित है, मैस्लो नहीं। मैस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है। उच्चतम आवश्यकता आत्मसिद्धि है, मतलब सबसे ऊपर में आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि सबसे उत्तम है। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सभी मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित सिर्फ एक को छोड़कर, सुरक्षा है, आत्मसम्मान है, शारीरिक आवश्यकता है, आध्यात्मिकता नहीं है। मैस्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए हैं। कौन सा मैस्लो का वर्ग मैस्लो द्वारा दिया गया नहीं है? तो उसमें है उपलब्धि आवश्यकता, मैस्लो द्वारा नहीं किया गया। आत्मबोध है, संबंध प्यार है, सुरक्षा है। मतलब क्वेश्चन को बड़ा लिखता है जबकि उत्तर इसका कोई बड़ा नहीं है। 5 वर्ग दिए हैं। सीधा पूछ ले मैस्लो ने आधारभूत आवश्यकता को कितने वर्ग दिए? 5 वर्ग दिए। 5 याद है हमें सीधे ही। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा होगी तो संबंध बनाएंगे तो आत्मसम्मान मिलेगा, आत्मसम्मान मिलेगी, आत्मसिद्धि मिलेगी। बस खत्म। लोगों की इच्छा समाज, कार्यस्थल, परिवार एवं मैत्री समूह से सम्मान एवं पहचान प्राप्त करने रहती है। इच्छा को कहा जाता है, इस इच्छा को कहते हैं आदर की आवश्यकता या आत्मसम्मान। एक आत्म वास्तविक व्यक्ति वह है जो हमेशा पूर्णता चाहता है। विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर और उसे गर्वित अनुभव कराकर मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? तो आत्मसम्मान की, यानी तू बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे 2 संदर्भित मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन हैं जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है? तो वो है मैस्लो और रोजर्स।
मैस्लो एवं रोजर्स ने मानवतावादी सिद्धांत मुख्यतः फ्राइड के सिद्धांत के प्रत्युत्तर में विकसित हुए। फ्राइड के प्रत्युत्तर में विकसित किसने किए? कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मैस्लो द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मकता गुणों की क्षमता पर बल देता है? मानवतावादी। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैकक्लीलैंड द्वारा। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैकक्लीलैंड द्वारा। मनोवैज्ञानिक एटकिंसन की उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत 1964 में। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत एटकिंसन। दो प्रेरक है, सफलता प्राप्त करने का प्रेरक और असफलता से बचने का प्रेरक। एक तो सफलता प्राप्त करने का प्रेरक, एक असफलता से बचने का प्रेरक। उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया? उपलब्धि अभिप्रेरणा पर मैकक्लीलैंड और एटकिंसन ने। उपलब्धि अभिप्रेरणा पर मैकक्लीलैंड और एटकिंसन ने प्रयोग किए। चुनौतीपूर्ण एवं कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती है उपलब्धि अभिप्रेरणा। किसी चीज़ को अपने से करने, उसे अच्छे से ढंग से करने, उसमें विशिष्ट दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को कहते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा। साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन किस आवश्यकता से अभिप्रेरित होता है? तो उपलब्धि। कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा को दर्शाता है? तो वह अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणा तो बल कार्य करता है? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा। कक्षा में अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। उपलब्धि प्रेरणा वृद्धि हेतु। उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार की अभिप्रेरक है? उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार की अभिप्रेरक है? तो वो है सामाजिक। संवेग शब्द अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन है जो लैटिन के किस शब्द से बना है? इमोवेर से। मोटिवेशन मोवेर से और इमोटिशन है जो इमोवेर से बना है। व्यक्ति भालू या शेर को देखता है, भाग जाता है, इसलिए डर जाता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? जेम्स लेगे के सिद्धांत की ओर इशारा करता है। जेम्स लेगे संवेग के शरीर क्रियात्मक सिद्धांतों में सबसे पुराने सिद्धांतों में से एक जेम्स द्वारा दिया गया। कैनन बोर्ड सिद्धांत संवेग का एक सिद्धांत जिसके अनुसार शारीरिक परिवर्तन तथा संवेग की अनुभूति एक साथ घटित होती है। उदाहरण अभिप्रेरणा परिणाम नहीं है। उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है तो वो है जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया। ये कोई उपलब्धि उदाहरण अभिप्रेरणा नहीं। दूसरा शब्द में उदाहरण क्या है? कृष्ण नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। जगन सांस लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखाई। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के संबंध में स्थापित किए। पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है झूठ की पहचान के लिए। पॉलीग्राफ इंपॉर्टेंट है भाई। पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है झूठ की पहचान के लिए। पॉलीग्राफ क्या है? झूठ की पहचान के लिए। दूसरों के अनुभव किए हुए समय को महसूस करने की योग्यता कहलाती है परानुभूति। दूसरों के अनुभव किए हुए समय को महसूस करने की योग्यता कहलाती है परानुभूति। दूसरों के अनुभव किए हुए समय को महसूस करने की योग्यता कहलाती है परानुभूति। पॉलीग्राफ है जो झूठ को पहचानता है। ऐसे अभिभावक जो अपने बालकों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं उन्हें चाहिए बालकों को प्रारंभिक वर्षों में बिना अभिभावक की मदद के अपनी जिम्मेदारियां संभालने हेतु प्रोत्साहित करें। सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की
तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? सामाजिक। अभिप्रेरित व्यवहार का लक्षण व्यवहार की दिशा है। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है? एक बिस्कुट प्राथमिक पुनर्बलक हो सकता है। ठीक। एक आंतरिक प्रेरक की शक्ति नहीं है। पुनर्बलन बाहर ही होता है, आंतरिक नहीं हो सकता। सकारात्मक पुनर्बलन है वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। सकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। एक नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार कम करता है। किस पुनर्बलन शेड्यूल में पुनर्बलन सबसे कम पूर्वानुमेय होता है? तो वह चर अनुपात शेड्यूल में। एक द्वितीयक पुनर्बलक जिसका युग्मन एक से अधिक प्राथमिक पुनर्बलक के साथ किया गया हो कहलाता है सामान्यीकृत पुनर्बलक। कौन सा धनात्मक पुनर्बलक का उदाहरण नहीं है? दंड। दंड धनात्मक थोड़ी होता है, दंड तो ऋणात्मक होता है। प्रशंसा, गुण विवेचना, पुरस्कार ये सभी धनात्मक है, जबकि दंड ऋणात्मक है। धनात्मक पुनर्बलक जिसमें भोजन, धन, दौलत, मान सम्मान, प्रशंसा, सामाजिक स्वीकृति शामिल है, जबकि ऋणात्मक या नकारात्मक शोर, पीड़ा, अपमान आदि। किसी भी व्यवहार के विलोपन के प्रति प्रतिरोध की मात्रा अधिक किस प्रकार के पुनर्बलन में होती है? तो वो है विचित्र पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधि में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। व्यक्तिक भिन्नताएं एवं व्यक्तित्व। अब हम आगे जानेंगे व्यक्तित्व के बारे में। डिफरेंट एंड पर्सनालिटी। इंडिविजुअल डिफरेंस एंड पर्सनालिटी। शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं तथा सक्षमताओं का अध्ययन करता है। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम गॉल्टन ने प्रारंभ किया। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम गॉल्टन ने प्रारंभ किया। इनके ये अध्ययन वैज्ञानिक थे। इनके उपरांत इस दिशा में वैज्ञानिक कार्य कैटिल ने किया। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में भी विभिन्नता हो सकती है। अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र है? तो वह व्यक्तिगत विभिन्नता के। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं वंशागत और वातावरणीय। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक है वंशागत और वातावरणीय। ये देखो ग्रेड 3 में लेवल फर्स्ट में 2023 में आया है, जबकि 2-3 बार PYQ रह चुका है, यानी कि PYQ क्वेश्चन आते हैं। लिंग भेद, जाति, प्रजाति व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है, निर्देशन कारण नहीं है। कौन सा कथन विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है? शिक्षण का तरीका छात्र की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। असाधारण बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था, ये भी चलेगा। पाठ्यक्रम को व्यवस्थित और लचीला बनाया जाए, सही है। कक्षा वर्गों का विभाजन विशेष समूह में होना चाहिए, यह गड़बड़ है। भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? बौद्धिक भिन्नता। एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत भिन्नताओं में वर्गीकृत होता है। ये वर्गीकरण है आंतरिक एवं व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तियों की भावनाओं, प्रवृत्तियों तथा इच्छाओं पर आधारित जिन परिवर्तनों का प्रतिरोध होता है वे मनोवैज्ञानिक कारण कहलाते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? अभिभावक बालक संबंध, ये जैविक कारक नहीं, सामाजिक कारक। व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक
से क्या आशा नहीं की जा सकती। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए छोड़ देना, छोड़ेंगे नहीं, वे सबका ध्यान रखेंगे। अधिगमकर्ता व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाना पॉलीग्राफ झूठ जानने में होता है। स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहा है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षा देने हेतु कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो वो है बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। शिक्षार्थी व्यक्ति की भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। कौन सा कथन व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो वो है, यदि सही ढंग से पढ़ाया जाए तो हर विद्यार्थी गणित में निष्णात हो सकता है। ये कथन सही नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता है। परियोजना पद्धति किलपैट्रिक प्रायोगिक विधि या परियोजना पद्धति किलपैट्रिक की है। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर पर, अभिवृत्ति में और गतिवाही में, सब में। व्यक्तिगत भेद हम पाते हैं विचलनशीलता और प्रतिमानता, दोनों में व्यक्तिगत भेद हम पाते हैं। प्रजातिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? बुद्धि मददगार साबित नहीं होती। व्यक्ति शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना से। पर्सनालिटी, पर्सोना। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना से। पर्सोना से व्यक्तित्व बना है, पर्सोना से पर्सनालिटी बना है भाई। पर्सनालिटी यानी नकली चेहरा या बाहरी स्वरूप। व्यक्ति का चौमुखी विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास व्यक्तित्व के पहलू है। पर्सनालिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है? तो लैटिन भाषा के। पर्सनालिटी शब्द पर्सोना से बना है। लैटिन भाषा पर्सोना का अर्थ है मुखौटा। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक आवश्यकताओं का गत्यात्मक संगठन जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजनों को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की परिभाषा पूछी है भाई, आलपोर्ट की है, इम्पोर्टेंट है। आलपोर्ट की परिभाषा तो 4 बार आ चुकी है। GW आलपोर्ट द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषा में निम्न में से कौन सा वाक्यांश सम्मिलित नहीं है? व्यक्तिगत भिन्नता सम्मिलित नहीं है। गतिशीलता, मनोदैहिकता अपूर्व समायोजन है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति गत्यात्मक संगठन है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है, अपूर्व समायोजन है, गत्यात्मक संगठन है, संगठित मनोदैहिक है। ये व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजनों को निर्धारित करता है। ये कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के संदर्भ में? व्यक्तित्व वो विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है। ये कथन कैटल का है, रीट में आया भाई। व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान
विशेष परिस्थिति में यदि व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाता है तो ये कैटल। वुडवर्थ ने व्यक्तित्व लक्षणों के बारे में क्या कहा है? वुडवर्थ ने कहा है व्यक्तित्व लक्षण हमारे व्यवहार का प्रमुख प्रकार है। आलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है को कहा जाता है केंद्रीय शील गुण। कैटल ने 16 शील गुणों को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। शील गुण 16 है कैटल के अनुसार। कार्डिनल शील गुण, केंद्रीय शील गुण, गौण शील गुण। अमित की उपलब्धि में निष्ठा और व्यक्तित्व की प्रकृति लक्षण में जीवन भर व्याप्त रहती है। आलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार ये लक्षण प्रधान या कार्डिनल है। गार्डन आलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करता है तो विकल्पों में से वह किस विशेषक को अनदेखा करेगा? मूल विशेषक को। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या है। कैटल ने कितनी दी थी? 16 संख्या दी थी। कैटल ने व्यक्तित्वशील गुण की 16 संख्या दी थी। व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत 16 कैटल का है भाई। व्यक्तित्व मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली आरबी कैटल की। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित नहीं हुआ है? बोनस दिया गया है इसमें। यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस परीक्षण का चयन गलत होगा? 16 व्यक्तिगत परीक्षण। कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो वह है एक तंत्रात्मक उपागम। भारतीय चिकित्सकों फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त है। पित्त वात कफ। भारतीय चिकित्सकों या फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त यानी बाइल जूस, वात मतलब वायु, कफ मतलब म्यूकस। बाइल, वायु और म्यूकस व्यक्तित्व का वर्गीकरण। इसमें भी स्टार लगा हुआ है। भारतीय आयुर्वेद चरक संहिता के अनुसार 4 दिए गए। वात सतोगुणी, पित्त रजोगुणी, कफ तमोगुणी। व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है आनुवंशिक प्रभाव। व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक आनुवंशिक प्रभाव है। व्यक्तित्व के निर्धारक घटक है जैविक कारक या आनुवंशिक कारक, पर्यावरणीय या सामाजिक कारक। कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? तो वह है स्थितिजन्य संरचना। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया हिप्पोक्रेटस ने। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया हिप्पोक्रेटस ने। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण यूनानी चिकित्सक शास्त्री हिप्पोक्रेटस के शारीरिक द्रव्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया। क्रोधी, निराशावादी, उत्साही और विरक्त। हिप्पोक्रेटस द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी या संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कहेंगे विषादग्रस्त या मेलेक्नोकोलिक। अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से किस द्वारा प्रतिपादित? अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण एस आइजैक द्वारा। एस आइजैक ने दिया। एस आइजैक या आइजैक। अंतर्मुखी स्नायु विकृति, मनोविकृति। अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता, स्नायु मुक्ता, स्थिरता, मनोविकृति तथा प्राणायाम की क्रिया। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व वर्गीकरण जुंग द्वारा दिया गया। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी जुंग ने दिए ये सभी। जुंग या युंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी प्रारूप विज्ञान में समाज सेवी, राजनीतिज्ञ एवं व्यापार प्रबंधक एग्जीक्यूटिव निम्न श्रेणीबद्ध किए गए हैं। बहिर्मुखी में जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं अंतर्मुखी या बहिर्मुखी। कौन सा स्प्रेंगर
के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है, तो है सुडोल का है। स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है, सुडोल का है। स्प्रेंगर के मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं: सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सौंदर्यात्मक। शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत। गोलाकृति, पिकनिक जैसा, गोल मटोल, भोजन प्रेरी, आरंभ पसंद। आयताकृति, लंबाकृति। हर्षित, सामाजिक, बहिर्मुखी एवं स्नेहशील है। शेल्डन के अनुसार वह किस वर्ग में आता है? एंडोमॉर्फिक। हर्षित, सामाजिक, बहिर्मुखी एवं स्नेहशील है। शेल्डन के अनुसार वह किस वर्ग में आता है? तो वो है एंडोमॉर्फिक। शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकरण किया? शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकरण किया? शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकरण किया। ये इम्पोर्टेंट है, देखो अब आया पिकनिक। पिकनिक से तात्पर्य है मजबूत गठीला शरीर। एंथेटिक, एंथेटिक है कमजोर, लंबा, संवेदनशील एवं पतला शरीर। 1 2 3 4, अच्छा लगातार ही है। पिकनिक मतलब छोटा, छोटा कद, चौड़ी छाती, लोकप्रिय है। एंथेटिक मतलब कमजोर, लंबा, संवेदनशील, पतला। एथलेटिक, एथलेटिक मतलब मजबूत है, गठीला शरीर। डाप्लास्टिक यानी मिश्रित प्रकार। 1 2 3 4 लगातार ही है इसमें। क्रेचमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति स्वभाव से होते हैं प्रसन्नचित्त। क्रेचमर के अनुसार व्यक्तित्व प्रकार। क्रेचमर ने अपनी पुस्तक साइकिक्यू एंड कैरेक्टर गोलकाय, सुडोलकाय, लंबकाय। गोलकाय, पिकनिक, सुडोलकाय, एथलेटिक, लंबकाय, लिप्लोसोमेटिक। क्रेचमर द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, एंडोमॉर्फ नहीं है। पिकनिक है, एंथेटिक है, एथलेटिक है। व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया? शारीरिक संरचना क्रेचमर ने। विचारों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन 3 भागों में किया गया है: अमूर्त विचारक, विचार विरक, विचार विचारक, स्थूल विचारक। वो विचारक कौन सा है? तो वो है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने कल्पना और विचार शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए: प्रत्येक विचारक, पुलिस अधिकारी, सूक्ष्म विचारक, न्यायाधीश, स्थूल विचारक, व्यापारी। व्यक्तित्व का प्रकार ए प्रस्तावित किया फ्रेडमैन और रोजनमैन ने। फ्रेडमैन और रोजनमैन ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार टाइप ए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, टाइप बी में वर्गीकृत अभिप्रेरणा। मॉरिसन ने टाइप सी व्यक्तित्व सुझाया। फ्रीडमैन और रोजन ने ए और बी बताया, जबकि मॉरिसन ने टाइप सी बताया। प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में संपन्न होता है। इस वितरण को कहते हैं सामान्य संभाव्यता वक्र। कौन? व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। गुण सिद्धांत से संबंधित फ्राइड नहीं है। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को जुंग ने नाम दिया है बहिर्मुखी। सामाजिक प्रकृति बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट। सामाजिक प्रकृति वाले, चिंता मुक्त, आशावादी, साहसी, लोकप्रिय, दूसरों की मदद करने वाले, मित्र मंडल में रहने वाले, सिद्धांतवादी नहीं होते हैं। मतलब कुछ भी करते रहते हैं, ऐसे नहीं है लाइन टू लाइन ही चलना है, सिद्धांतवादी ज़्यादा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है प्रबल व्यक्ति जो सरल से परेशान हो जाने वाला नहीं। उभय में व्यक्तित्व की विशेषता है, इनका स्वभाव अंतर्मुखी बहिर्मुखी मिश्रण है।
उभयमुखी मतलब मिश्रण। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। एकांत में अंतर्मुखी और सब जगह घूमता है। बहिर्मुखी और घूमता भी है और थोड़ा थोड़ा सर्वज्ञता भी है, तो उभयमुखी। अभयमुखी नहीं, उभयमुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। व्यक्तित्व अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है संदेही, शंकालु तथा एकांत प्रिय रहने वाले। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है मनोवैज्ञानिक प्रकार। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? स्किनर ने व्यक्तित्व को कोई सिद्धांत नहीं दिया। फ्रायड ने दिया, कैटल ने दिया, आल्पोर्ट ने दिया। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत इदम अहम परम एम, इदम अहम परम एम, आईडी ईगो, सुपर ईगो, इदम आईडी जन्मजात प्रकृति है। उदाहरण के लिए अपराधी प्रकृति के लोग जैसे चोर, डाकू आदि जन्मजात होते हैं। एम यानी ईगो। ईगो में क्या होता है? गृहस्थी वाले व्यक्ति में समायोजन की भावना हमेशा होती है। मानसिक स्तर, शारीरिक इच्छा, बीच में तराजू। परम एम यानी सुपर ईगो। उदाहरण के लिए त्यागी पुरुष, महापुरुष, महान विभूतियां जैसे गांधी, विवेकानंद, अब्दुल कलाम आदि। मानसिक स्तर नीचे रहता है और शारीरिक इच्छा ऊपर हो जाती है। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना का सही क्रम है इदम अहम और अति अहम या पराअहम। मनोविश्लेषण के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है इदम से। अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है इदम से। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो वास्तविकता के नियम पर आधारित है? अहम। व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? तो वो है पराअहम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम। कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह है? तो इदम। फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? वो है इदम। फ्रायड के अनुसार निम्न से कौन सी विकास अवस्था बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? लैंगिक अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। वो प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप से छानबीन करने का प्रयास किया, तो वो है फ्रायड। किसे अहम ग्रस्त छात्र की विशेषता नहीं माना जा सकता? लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता है तो उसे अहम ग्रस्तता नहीं कहा जाएगा। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है। संतुलित व्यक्तित्व यानी मजबूत अहम को बनाया जाता है। अवचेतन से प्रयुक्त व्यूह रचना जो अहम को दुश्चित से बचाती है कहलाता है रक्षा युक्ति। अहम का कार्य है इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना। सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? स्वप्न विश्लेषण। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था नहीं है। सिगमंड फ्रायड ने इडिपस को लिंग प्रधान अवस्था की प्रवृत्ति माना है, न कि एक अवस्था। व्यक्तित्व के विकास को समझने के लिए किसने इडिपस कॉम्प्लेक्स प्रत्यय दिया? फ्रायड। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो आईडी पर आच्छाद रखता है। ये कहलाता है दबाव कहलाता है।
कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? सभी करती है। शारीरिक गठन, सामाजिक व्यवहार, मानसिक आध्यात्मिक योग्यता, संवेगात्मक आयाम और अनुभव व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व मापन की एक तकनीकी में कर्ता यानी व्यक्ति को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों और विचारों भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। ये तकनीक प्रक्षेपी कहलाती है। प्रक्षेपी युक्ति प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड ने किया है। प्रक्षेपण शब्द का व्यक्तित्व मापन विधियाँ। प्रक्षेपी विधि सीधे सीधे ही व्यवहार का पता कर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। रोरशास्यायी या धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द सचर्या, वाक्य पूर्ति परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण, खेल एवं ड्रामा विधि। अप्रक्षेपी विधियों में फ्रायड की है ये सभी विधियाँ। अप्रक्षेपण आत्मनिष्ठ विधियाँ जिसमें आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची में। वस्तुनिष्ठ में निरीक्षण, समाज मिति, शारीरिक परीक्षण और मानदंड मूल्यांकन। मनोविश्लेषणात्मक में स्वतंत्र शब्द का सांस परीक्षण, स्वप्न विश्लेषण। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया? प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रायड द्वारा। व्यक्तित्व मापन में रोरशा परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया गया? प्रक्षेपीय तकनीक में। कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? व्यक्तिगत अध्ययन प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की प्रक्षेपीय विधि है। कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? MMPI। कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? MMPI। थेमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण TAT का उदाहरण है प्रक्षेपीय परीक्षण। कौन सी व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपीय विधियां हैं? वाक्य पूर्ति, शब्द साहचर्य। कौन सी व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपीय विधि नहीं है? तो वाक्य पूर्ति और समाज मिति नहीं, व्यक्ति अध्ययन। वाक्य पूर्ति और व्यक्ति अध्ययन ये विधियां नहीं है। कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है, पहचानिए। शब्द साहचर्य परीक्षण व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। कथानक संप्रति परीक्षण कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपण विधि से संबंधित है? कहानी रचना। व्यक्तित्व को चित्र की एक श्रृंखला दी गई जाती है और उसे कहानी बनाने के लिए किया जाता है। ये कथानक संप्रति परीक्षण प्रक्षेपण तकनीक प्रयोग किया गया है। कौन सी तकनीकी अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है? तो वो है वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण सेंटेंस कॉम्प्रेंशन टेस्ट 1930 में पाइन तथा टेंडल ने दिया। वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन और टेंडल ने दिया था। इसे कहानी पूर्ति परीक्षण भी कहा जाता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT किसके द्वारा दिया गया? मॉर्गन एवं मूरे द्वारा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT किसके द्वारा दिया गया? मॉर्गन एवं मूरे द्वारा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन एवं मूरे द्वारा। महिला परीक्षण केवल महिला कार्ड 10, सामान्य कार्ड 10, कुल कार्ड 20। पुरुष परीक्षण में केवल पुरुष कार्ड 10, सामान्य दोनों वाले कार्ड 10, कुल कार्ड 20। हेनरी ए मूरे एवं क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित है? कथानक संप्रति परीक्षण। मूरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? विषय आत्मबोधन परीक्षण। मूरे ने परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह विषय आत्मबोधन परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT कौन सी सामग्री का उपयोग है? TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण चित्र से संबंधित है। कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण है? TAT प्रक्षेपी परीक्षण TAT है। कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है? वस्तुनिष्ठ विधि। मतलब 2013 में भी वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 2023 में भी वही, मतलब कुछ बदला ज़्यादा नहीं।
प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठ व्याख्या। टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है। कार्ड की 30 होती है। प्रत्येक महिला एवं पुरुषों को 20-20 दिया जाता है। 10 कार्ड कॉमन होते हैं, 10 स्वयं के होते हैं। 30 नहीं होते 31 उत्तर करना। टीएटी किस प्रकार का उपकरण है? स्थिति प्रेक्षी। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के टीएटी परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न में से पहचान की जा सके। व्यक्तित्व की। टीएटी परीक्षण व्यक्तित्व की पहचान करता है। रोर्सा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अभिकल्पित है? शाही दबाव परीक्षण विधि स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हरमन रोसा द्वारा शाही दबाव परीक्षण विधि हरमन रोसा द्वारा दी गई। शाही दबाव परीक्षण विधि हरमन रोसा आके थे स्विट्जरलैंड के। व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है? रोसा शाही का दबाव परीक्षण। व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है? रोसा शाही दबाव परीक्षण किसने दी? स्विट्जरलैंड। रोसा शाही दबाव परीक्षण प्रक्षेपी तकनीक है। व्यक्तित्व निर्धारण हेतु शाही के दबाव द्वारा परीक्षण इंक ब्लड टेस्ट निम्न में से किसने दिया? रोसा द्वारा। व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है तो वो है रोसा परीक्षण। रोसा व्यक्तित्व परीक्षण कितने कार्डों पर विभिन्न रंग है तो 3 कार्डों पर। रोसा शाही दबाव परीक्षण के संदर्भ में कौन सा गलत है? इसमें 10 शाही दबाव अनुक्रिया अचेतन, यह तो सत्य है। अनुक्रिया का विश्लेषण विषय वस्तु के संदर्भ में भी किया जाता है, यह सत्य है। सभी कार्ड पर काले सफेद शाही के धब्बे, ये गलत है। कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? साक्षात्कार मनोविश्लेषणात्मक नहीं है। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट डीएटी, पहला टीएटी था अब डीएटी आ गया। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी उप मापने सम्मिलित है तो वह है चित्र निर्माण। सीएटी, पहले टीएटी आया फिर डीएटी आया अब सीएटी आ गया। व्यक्तित्व परीक्षण कौन सी विधि है? प्रक्षेपी। अंतर्बोध परीक्षण, बालक अंतर्बोध परीक्षण या बाल अंतर्बोध परीक्षण, इसका निर्माण लियोपोल्ड बेल्क ने किया। बालक अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड बेल्क द्वारा। इस परीक्षण का उपयोग 3 से 10 वर्ष के बच्चों के व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। बालक अंतर्बोध परीक्षण सीएटी में प्रयुक्त किए जाने वाले कार्डों की कुल संख्या 10 है। बालक अंतर्बोध एक्सपेंशन परीक्षण का निर्माण किसने किया? बेल्क ने। बालक अंतर्बोध एक्सप्रेशन परीक्षण बेल्क ने। सीएटी मापन है व्यक्तित्व का, टीएटी मापन है व्यक्तित्व का, डीएटी मापन है व्यक्तित्व, मतलब सभी व्यक्तित्व की। लियोपोल्ड बेल्क इनमें से किस परीक्षण को विकसित किया? बेल्क ने सीएटी। बेल है, बेल कैट ही लेना है पकड़ पर सीएटी। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा है? 3 से 10 वर्ष। किस बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? बालक अंतर्बोध परीक्षण। प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? प्रश्नावली व्यक्तिगत होती है। प्रश्नावली व्यक्तिगत होती है। आत्मकथा, दैनिक डायरी, साक्षात्कार, जीवन वृत्त। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है व्यक्ति इतिहास। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्तित्व आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है। निर्धारण मापनी व्यक्तित्व विधि नहीं।